पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दो शाही घराने के लोग जिनमें कुछ ज्यादा ही घमंड था, एक सोलिड तो दूसरा एलेक्टोरा गोल्डन डाउन से, और दोनों का घमंड तोड़ने में नोएल एंड यूनो पीछे नहीं हटते। सोलिड को हिल कर रहे होते हैं रिकवरी मेज, एंड सोलिड अभी भी सोच रहा होता है ये नहीं हो सकता। एलेक्टोरा बोलता है यूनो ने बिना विंड स्पिरिट मैजिक के ही मेरे सबसे पावरफुल अटैक को आसानी से खत्म कर दिया। आस्था कहता काफी सही मैच था यूनो बोलता हाँ सेम टू यू बोने। चार्मी यूनो के लिए केक लेके आती है और यूनो ले भी लेता है क्योंकि ये उसके स्टेमिना के लिए अच्छा ही होगा, खा के एनर्जी मिलेगी। वो चार्मी को बोलता है यही तो मेरे को चाहिए था, एंड वो उसको टेस्टी भी लगता है यूनो को वो केक। यूनो के ये वर्ड सीधा चार्मी के दिल पे जाके लगते हैं और वो बिना बात अपने आप हवा में उड़ के गिरती है। बेल उसके पीछे पड़ जाती है, यूनो से दूर रहो वरना मैं तुमको मार डालूंगी बड़े माथे वाली। एन रिंगार्ड नोएल से बोलता है तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इतनी ताकतवर हो। नोएल उसको थैंक यू बोलती है क्योंकि एन रिंगार्ड ने पिछले एपिसोड में नोएल की साइड लेते हुए सोलिड को सुनाया था कि एक बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटे सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना, जबकि वो क्या कर रहा है, नोएल को सता रहा है। एन रिंगार्ड नोएल के सर पर हाथ रखता है और नोएल कहती तुम क्या कर रहे हो, मैं रॉयल्टी हूँ। नोएल सोचती है कि माना स्किन वाली ट्रेनिंग से उसको मदद मिली है उसके मैजिक को रेगुलेट करने में, अगर वो ऐसे ही करती रहेगी तो उसको रॉयल नाइट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब वो पूरी 8 टीम का राउंड 1 हो चुका है, जूलियस को मजा आ जाता है। तो वहीं ऑगस्ट कहता है कि ये दोनों कॉमनर जिन्होंने मेरी बेइज्जती की थी उन्होंने राउंड 1 क्लियर कर लिया, वो अभी तक हारे क्यों नहीं। जूलियस बैटलफील्ड चेंज करवा देता है, हर एक परिस्थिति में फाइट करने से उनके सेंसेस एंड एबिलिटीज और अच्छे बनेंगे, इसलिए वो बैटलफील्ड का मॉडल जो होता है वो चेंज कर देता है। इस बैटलफील्ड पे सेकंड राउंड किया जाएगा। चार्मी उड़ते हुए जूलियस की गोदी में वापस से चली जाती है, पहले वो यूनो को केक देने के लिए गई थी ना, अब वो वापस आ जाती है। फॉर चार्मी जूलियस की गोदी इज द बेस्ट सीट टू वॉच मैच। पहला मैच है आस्था मिमोसा जर्क्स वर्सेस सोल मैग्ना एंड किर्च। किर्च कहता है स्टेज चेंज हो गया है पर मेरी सुंदरता कम नहीं होगी। सोलर मैग्ना कहता है हाँ। वो आस्था से कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं तुमको इस एग्जाम से बाहर कर दूंगा। आस्था कहता है जितना तुम सोचते हो ना मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ। मिमोसा कहती है आस्था स्ट्रोंग है प्लस उसके पास मैं हूँ, तो तुम इस सिलेक्शन एग्जाम से बाहर होगे, हम नहीं। दोनों दोस्त आस्था और मैग्ना में बातचीत होती है। सोल बोलते कम से कम तुम एनर्जेटिक तो लग रहे हो, अजीब से छपरियों वाले चश्मिश। मैग्ना कहता है चुप जायंट। जर्क्स कहता है ओ तो हम रॉयल्टी के खिलाफ हैं, तो हमको टीम वर्क पर भरोसा करना होगा। खी 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 खी। आस्था कहता अभी तो तुम हंस रहे हो पर जब बैटलफील्ड चेंज हो रहा था तुम काफी चिंता में थे, तुमने इधर पहले से ही ट्रैप्स सेट करके रखे होंगे। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं इसको कैसे पता चला, इसने शायद की को फील किया होगा। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं हाँ मेरी जानकारी से मुझे पता चला था कि मैच इधर ही होने वाला है, तो मैंने कल रात आके इधर ट्रैप्स बिछाए थे। मिमोसा सोचती है रॉयल नाइट का मैच किधर होने वाला है, ये तो हाई क्वालिफाइड गुप्त इंफॉर्मेशन है, इसको कैसे पता चला। आस्था कहता कल रात आकर इधर ट्रैप्स सेट किए, कितना वाहियात बात कर रहे हो तुम। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं ये गेम का पार्ट है, क्या रूल्स में कहीं भी ऐसा लिखा है कि तुम पहले से ट्रैप्स सेट नहीं कर सकते, तुम ही चिल्ला रहे हो और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आस्था कहता है ठीक है पर हमको तो बता दो कि कहाँ पर तुमने ट्रैप्स बिछा रखे हैं। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं नहीं, अगर मैंने बताया तो तुम गलती से मुंह खोल ही दोगे और दुश्मन को बता ही दोगे। मिमोसा सोचती है आस्था गुस्सा होते हुए भी कितना क्यूट लगता है ना। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं मेरा एक अपना तरीका है और मैं अपने ही स्टाइल में फाइट करूंगा। आस्था कहता हाँ ठीक है फिर मैं भी अपनी तरह से ही फाइट करूंगा। मिस्टीरियस भाई साहब बोलते हैं तुमको लगता है तुम्हारा कमजोर दिमाग कोई प्रॉपर प्लान भी सोच पाएगा। आस्था कहता है मेरे अंदर बहुत दिमाग है, तुम्हें क्या पता भी। मिमोसा भी बोलती है हाँ आस्था की सिर्फ हाइट ही छोटी है बाकी सब बड़ा है, आई मीन दिमाग। टीम बी एंड टीम सी का मैच स्टार्ट होता है, राउंड 2 का फर्स्ट मैच। चमकीला भाई साहब मैच स्टार्ट होते ही अपना वही वाला स्पेल यूज करता है, चेरी ब्लॉसम वाला, और पूरे बैटलफील्ड को अपने चेरी ब्लॉसम से घेर लेता है। मिमोसा कहती है कि मैंने चमकीले से बोल तो दिया पर जितना मैंने ट्रेनिंग करके हार्डवर्क किया है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास कोई भी ऐसा हमला नहीं है जिससे मैं अपने चमकीले भाई साहब का ये चेरी ब्लॉसम वाले अटैक का सामना कर सकूं। मिस्टीरियस भाई साहब बोलते हैं कि हमको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए,
हमको वेट करना चाहिए दुश्मन को मेरे ट्रैप में फंसने का। आस्था कंसंट्रेट करता है और अपना डेविल फॉर्म में आ रहा होता है। मिमोसा सोचती है ये डार्कनेस क्या है, ये कोई मैजिक नहीं लग रहा, ये काफी भयंकर है, काफी डरावना, कुछ तो गलत होने वाला है। आस्था बहुत तेज स्पीड में एक एक करके चमकीले भाई साहब की सारी चेरी ब्लॉसम की पत्ती खत्म कर देता है। जितने भी चेरी ब्लॉसम के पेटल्स होते हैं सबको तबाह कर देता है। उसके साथ साथ वो मिस्टीरियस भाई साहब के सारे ट्रैप्स भी तबाह कर देता है। किर्च कहता है कि एक कॉमनर ऐसा कैसे कर सकता है, ये क्या है अगलीनेस। सोल बोलते काफी ताकतवर है ये बंदा। तो ऑगस्ट भी बोलता है ये कॉमनर ने कैसे किया। यूनो सोचता है कि आस्था और ताकतवर होता जा रहा है और मैं भी और स्ट्रॉन्ग बनूंगा इधर से, इस पॉइंट से। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं आस्था से, तुमको पता भी है तुमने क्या किया, तुमने मेरी सारी मेहनत बेकार कर दी, मेरे सारे ट्रैप्स बेकार कर दिए, तबाह कर दिए। आस्था हंसते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए अब टाइम है तुम हमारे साथ मिलके इस मैच को खेलो। अब टाइम है एक न्यू बैकअप प्लान का। तुम काफी तेज बंदे हो, मुझे पता है तुम कोई ना कोई प्लान बना ही लोगे। एक अच्छा सा प्लान सोचो और हम फेयर एंड स्क्वायर तरीके से उनको हरा देंगे, मतलब कि पूरी ईमानदारी से। मिमोसा कहती है कि अब सही है, पुराना आस्था इज बैक। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं हमको कोई प्लान की जरूरत नहीं, तुम्हारी अकेले की ताकत ही बहुत है उनको हराने के लिए। आस्था कहता है जो मैंने अभी पावर यूज करी उसमें काफी ज्यादा पावर लगती है, मुझे थोड़ा समय चाहिए दोबारा से उसको यूज करने के लिए। उस टेक्निक को यूज करने के लिए मुझे एकदम कूल होना पड़ता है। मिस्टीरियस भाई साहब कहते हैं क्या तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बीमार हो। आस्था कहता है तुम अभी तक समझे नहीं, मैं एक टीम के साथ मिलकर फाइट करना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुमने कल इधर आके ट्रैप सेट किए थे या नहीं। अब टाइम है कि तुम मुझे और मिमोसा को अपना असली फाइटिंग पार्टनर की तरह ट्रीट करो। हम सब इधर इसलिए फाइट कर रहे हैं ताकि हम रॉयल नाइट के लिए सिलेक्ट हो पाएं, ताकि हम साथ मिलके आई ऑफ द मिडनाइट सन को हरा सकें। आई ऑफ द मिडनाइट सन को कोई भी अकेले नहीं हरा सकता, ना ही मैं, ना ही तुम और ना ही विजर्ड किंग। तो हमको एक टीम की तरह फाइट करना चाहिए। मैं रॉयल नाइट को ज्वाइन करना चाहता हूँ ताकि मैं एक मैजिक नाइट में सबसे बेहतरीन लोगों के साथ मिलके आई ऑफ द मिडनाइट सन को हरा सकूं और अपने किंगडम को प्रोटेक्ट कर सकूं। मिस्टीरियस भाई साहब कुछ सोचने लगते हैं, जिधर उसके फादर उससे बोलते हैं कि जोरा देखो, मेरे साथ मेरे कई सारे मैजिक नाइट्स आती हैं और मेरे जितने भी मैजिक नाइट्स आती हैं वो सारे के सारे बहुत कमाल के हैं, पर फिर भी कोई भी मैजिक नाइट अकेले फाइट नहीं कर सकता। इसलिए हम मिलके एक साथ मौत देखते हैं और जीत का भी एक साथ सामना करते हैं। हार और जीत का दोनों का एक साथ ही सामना करते हैं, जो भी सिचुएशन होगी हम साथ मिलके उसको फेस करेंगे। तो इधर हमको पता चल गया कि इस मिस्टीरियस पर्सन का नाम है जोरा, जो कि ये जर्क्स बनके सिलेक्शन एग्जाम में फाइट कर रहा है। तो अब से याद रखना मैं इसको जोरा ही बुलाऊंगा, ना कि जर्क्स। आस्था कहता है कि हम टीम बनके उसको जरूर हरा देंगे। हमारे सामने कोरल पीकॉक का वाइस कैप्टन है जो कि काफी पावरफुल है। ऑल्दो ही इज क्रीपी, बट उसको हराने के लिए हमको अपनी पूरी जान लगानी पड़ेगी। जोरा आस्था की उंगली मोड़ देता है। आस्था कहता है अगर तुमको मेरा प्लान पसंद नहीं आया तो मेरी उंगली क्यों मोड़ रहे हो, मेरे को बता दो ना। जोरा कहता है कि मैं भी रॉयल नाइट को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुमको यूज करूंगा। जोरा उन दोनों को बताता है कि वो ऐश टाइप मैजिक एट्रीब्यूट यूज करता है और उसकी स्पेशलिटी है ट्रैप मैजिक। लार्ज स्केल ट्रैप सेट करने के लिए काफी सारा मैजिक और टाइम लगता है, इसलिए वो काफी इफेक्टिव भी होते हैं, यानी कि काफी ताकतवर ट्रैप स्पेल। उन ट्रैप को सेट करने में काफी समय लगता है, इसलिए जोरा ने पूरी रात भर जागकर वो ट्रैप सेट करे थे, जो आस्था ने एक बार में सब तबाह कर दिए। आस्था और मिमोसा भी लाइक, क्या तुमने सच बोला था कि तुम पूरी रात भर सोए नहीं थे? फिर जोरा बताता है कि वो 3 तरह के अभी छोटे मोटे ट्रैप यूज कर सकता है, यानी कि 3 तरह के छोटे मोटे ट्रैप सेट कर सकता है जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं होंगे। पहला है स्नेर ट्रैप्स, ये वो ट्रैप्स हैं जो भी ट्रैप में फंसेगा वो बंद जाएगा, यानी कि वो मैजिक उसको उसी में फंसा लेगा। दूसरा है पिटफॉल, ये पिटफॉल वाला ट्रैप मीन्स एक गड्ढा खोदो और दुश्मन उसमें गिर जाएगा। तीसरा है ब्लेंड माइंस, इसमें जो भी फंसेगा उसके ऊपर एक छोटा सा मैजिक हमला होगा, जैसे कि आस्था एक बार इसमें फंसा था। चमकीले भाई साहब कहते हैं एक कॉमनर जो कि अगली है वो ये सब कैसे कर सकता है, मेरे एक सुंदर से हमले को बर्बाद कर दिया उसने 1 मिनट में। मैग्ना कहता है मुझे तो पता ही था, क्योंकि आस्था उस मूव को यानी कि उस अटैक को काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है,
कभी भी एक कॉमनर को अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं भी एक कॉमनर हूँ। जैसे ही चमकीले भाई साहब को पता चलता है कि मैग्ना भी एक कॉमनर है, वो उससे दूर भाग जाता है और उन दोनों से कहता है तुम यहीं पर रुको और क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करो, मैं खुद जाके उनके क्रिस्टल को तोड़ता हूँ। वो कॉमनर लोगों की बेइज्जती करने लगता है कि कॉमनर लोगों को रॉयल लोगों के साथ फाइट ही नहीं करनी देना चाहिए, उनके पास कम मैजिक होता है। वो ढूंढ रहा होता है आस्था की टीम को। किधर हैं वो लोग? मिमोसा के पास होगा क्रिस्टल एंड वो जर्क्स मैजिक ट्रैप्स बिछा रहा होगा। आस्था चमकीले भाई साहब के सामने आता और कहता है, ओए मिमोसा के भाई, तुमको हमारा क्रिस्टल चाहिए तो आ जाओ। वो आस्था के पीछे जाता है और अपने चेरी ब्लॉसम वाले ब्लेड से हमला करता है। आस्था उससे बचने के लिए अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से टोर्नेडो बनाता है घूमते हुए, पर फिर भी आस्था को थोड़े बहुत कट्स लग जाते हैं। फिर आस्था एक गुफा में भागने लगता है और कहता है कि आ जाओ, पकड़ लो मुझे, एक रॉयल्टी के लिए तो ये आसान ही होगा ना। चमकीला भाई साहब समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है। पहले आस्था खुद एक गुफा में आके बंद क्यों होगा? उसके पास बचने के लिए और भागने के लिए जगह ही नहीं बचेगी। एंड वो उन ट्रैप्स को सेंस कर पाता है जो जोरा ने बिछाए होते हैं। वो अपने क्लोन से उन ट्रैप को हटा देता है और उसके बाद वो आस्था के पास जाने लगता है और कहता है तुमको लगता है कि मैं इन छोटे मोटे बच्चों वाले ट्रैप में फंसूंगा? वो आस्था पे हमला ही करने वाला होता है और उतने में ही वो उनके जाल में फंस जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है। चमकीला कहता है कि मैंने तो अपने क्लोन से सभी ट्रैप को खत्म कर दिए थे। जोरा बताता है कि जब तुम अपने चेरी ब्लॉसम को सूंघ कर नशा कर रहे थे तभी हमने ये गड्ढा खोदा खुद से, बिना कोई मैजिक के। जोरा को पता था कि वो एक रॉयल्टी है तो वो मैजिक ट्रैप को सेंस कर लेगा बड़े आसानी से, इसलिए उन्होंने बिना मैजिक का ट्रैप बनाया और उसमें चमकीले भाई साहब फंस गए। वो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता है आस्था उस पर हमला कर देता है। चमकीला भी उस पर हमला करता है, पर हमको तो पता ही है कि आस्था की एंटी मैजिक स्वॉर्ड के आगे कोई भी इतनी आसानी से टिक नहीं सकता। आस्था उसको ढेर कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यहाँ तक अगर अभी भी कोई मेरी वीडियोस देख रहा है तो उसका मतलब है कि उसको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आपसे बस एक ही बात बोलनी है, सेफ रहो, हेल्थी रहो और खुश रहो। इसी तरह से मेरे से कनेक्टेड रहो। प्लीज हेल्प मी टू बिल्ड एन डिफरेंट एनिमे कम्युनिटी, एक ऐसी एनिमे कम्युनिटी जिसमें हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएं, ढेर सारी एनिमे पे डिस्कशन कर पाएं, एनिमे शेयर कर सकें, एनिमे एडिट शेयर कर सकें। इसी के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। एपिसोड जब स्टार्ट हुआ था चार्मी आस्था के पास गई थी यूनो को केक देने के लिए एंड देन वो वापस से जूलियस की गोदी में आ जाती है। मैच को सबसे बढ़िया जगह से देखते हुए, पूरा लुत्फ उठाते हुए चार्मी खुद भी खाती जाती है प्लस जूलियस को भी खिलाती जाती है। ये सीन काफी कवाई था गाइज। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और कुछ भी बोलना हो तो वो भी बोलिए, कमेंट जरूर करिए। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।